तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में। आप देख सकते हैं कि आजकल की जो मार्केट है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। निफ्टी कभी 500 पॉइंट चढ़ जाता है और कभी 200, 500, 1000 पॉइंट ईजिली गिर जाता है एक या दो दिन में। तो इस मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हम अगर कुछ ऐसे रूल्स को, ऐसे इन्वेस्टिंग स्टाइल को स्मार्ट तरीके से अगर अपनाएं, स्मार्ट वे में अगर काम करें, तो हम भी बहुत सारा पैसा इस मार्केट से कमा सकते हैं। जैसा कि पुराने समय में हुआ करता था कि जो हमारा पैसा है वो एफडीज़ में डाल दो, क्योंकि सेफ एसेट माना जाता था उस टाइम पे। लेकिन आजकल जो टाइम है वो स्टॉक मार्केट में भी पैसा डालने से नहीं बढ़ता है। आजकल तो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में डालते हैं, लेकिन उनमें भी काफ़ी टाइम से जो ग्रोथ है वो नहीं दिखाई देती। आगे मैं आपके साथ एक स्टॉक भी ऐसा डिस्कस करूँगा जिसमें लंबे समय में पैसा नहीं बना है अभी तक, और उसमें कैसे हमें बाइंग करनी है या कैसे हमें उस स्टॉक को इग्नोर करके कुछ अच्छा स्टॉक खरीदना है जिससे हमारा पैसा हमें अच्छा रिटर्न दे सके। तो चलो डिस्कस करते हैं हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग को। स्टाइल जिसमें फोकस किया जाता है इन्वेस्टर का कैपिटल या फिर उसके रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका। तो इसमें जो है हमारा जो कैपिटल है उसके ऊपर हम मैक्सिमम रिटर्न अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस तरीके को, उस स्टाइल को कहा जाता है हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आगे हम इसके ऊपर 3 या 4 स्टॉक भी डिस्कस करेंगे जितना हो सकेगा। तो ये जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है इसमें होता क्या है कि हमारा जो कैपिटल है वो हमें मैक्सिमम रिटर्न देगा। कैसे देगा, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। आपको पता था कि पुराने समय में जो लोग थे वो एफडीज़ में इन्वेस्ट करते थे। क्यों इन्वेस्ट करते थे? क्योंकि उस टाइम पे जो आज से 10-20 साल, 15-20 साल पहले, क्योंकि उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन हुआ करता था वो 5 से 6% होता था। महंगाई दर जो होती थी वो 5 से 6% के बीच में होती थी। तो ईजिली जो है इन्वेस्टर एफडी के रेट से उसको बीट कर दिया करते थे। 7% जो एफडी का उस टाइम पे रेट चला करता था। लेकिन आज के टाइम पे वो जो रियल इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, और एफडी के रेट उस इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, उस महंगाई को बीट नहीं कर सकते। एक और मैंने एक स्टैटिक्स निकाल के रखा है, एक फैक्ट निकाल के रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पिछले जो हमारा अभी जो पीपीएफ का रेट चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.1% चल रहा है, और पिछले 15 सालों में, या फिर मान लें कि पिछले एक डेकेड से ही ये उतने का उतना ही है, आगे नहीं बढ़ा है, उनमें कुछ भी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। तो हम इन पीपीएफ में पैसा डाल के या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के पैसा नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने पैसे को थोड़ा सा रिस्की वे में डालना पड़ेगा, और इतना भी देना पड़ेगा जिसकी वजह से हमें इस इन्वेस्टिंग स्टाइल से काफ़ी मदद मिल सकती है। तो भैया रिस्क में डालना क्यों है? क्योंकि हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो उस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू 2060 में कितनी होगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ 17 लाख रुपए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप पैसे को इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा से ग्रो नहीं करोगे तो आपका पैसा जो है वो इन्फ्लेशन खा जाएगा, और आपको मात्र 1 करोड़ की वैल्यू 2060 में सिर्फ 17 लाख देखने को मिलेगी। और इसे कहा जाता है कि पैसे की जो परचेजिंग पावर है उसका कम होना। तो हमारा जो पैसा है अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसको सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको अपने स्मार्ट तरीके से, अपने दिमाग से ऐसा इन्वेस्टिंग स्टाइल बता रहा हूँ, ऐसे पैसे को इन्वेस्ट करना है कि उससे आप मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट कर सको और अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ कर सको। गवर्नमेंट हमें हर साल या मीन्स क्वार्टरली जो है इन्फ्लेशन डेटा का नंबर्स डिक्लेयर करता है। उसमें जो इन्फ्लेशन अभी दिखाया गया है, उसमें आपको जो इन्फ्लेशन दिखाया गया है वो इन्फ्लेशन जो है वो मात्र आपको 6 या 7% दिखाया जाता है। लेकिन जो आपका रियल इन्फ्लेशन है कि जो रियल लाइफ में इन्फ्लेशन की वैल्यू क्या है वो आप खुद सपोज कर सकते हैं कि जब आप आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले कुछ आइटम को खरीदते थे, वो मान लो पहले 20 रुपये की थी, लेकिन आज वो उसी का रेट 40 से 45 रुपये है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो गवर्नमेंट डेटा जो इन्फ्लेशन का रिलीज़ करती है उससे जो रियल इन्फ्लेशन है, जो रियल लाइफ में इन्फ्लेशन है वो कितना ज़्यादा है, और वो हमारे ऊपर डायरेक्ट वे में हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो इसलिए हमें अपना जो पैसा है वो इन्फ्लेशन से बचा के रखना है और उसे ग्रो करते रहना है। इन्फ्लेशन रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.5% है, और जो हमारे एशिया का, जब पूरे पैसिफिक का जो रीजनल एवरेज है वो मात्र 2% है। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारे जो इंडिया में है इन्फ्लेशन, रियल इन्फ्लेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और यूएस जैसी कंट्री और जैसे हमारे और अदर कंट्रीज़ हैं उसमें जो इन्फ्लेशन है वो अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन इंडिया का जो रियल इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू
इन्वेस्टिंग स्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस जो हैं वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो आपकी जो ग्रोथ एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका मीनिंग हम ये नहीं मान सकते कि हम लोगों को एसआईपी शुरू कर देने हैं लार्ज कैप स्टॉक में। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो हमें जो है लार्ज कैप में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और ग्रोथ स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसका तरीका मैं स्टॉक्स में कैसे एसआईपी करनी है या फिर उसमें पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भैया सुनो म्यूचुअल फंड वालों और लार्ज कैप स्टॉक में एसआईपी करने वालों, भाई ये लार्ज कैप स्टॉक है जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने चार्ट खोल रखा है पिछले 5 साल का। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में ये जो स्टॉक है लगभग 2000 रुपये के करीब करीब घूम रहा है, बार बार आके स्टॉक बढ़ता है लेकिन फिर आके कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। तो इस स्टॉक में अगर मैं पिछले 5 साल में रिटर्न्स देखूं, अगर आपने एसआईपी मोड में भी इसमें बाइंग की होगी, कभी यहाँ बाइंग की होगी, कभी यहाँ बाइंग की होगी, कभी यहाँ बाइंग की होगी, तो चलो ठीक है, आपको ये मैं बता देता हूँ कि आपने अगर इसके सपोर्ट पे भी बाइंग की है तो पिछले 5 सालों में आपको मात्र कितने प्रतिशत का रिटर्न मिला है? 31% का। और इसी हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर मैं कंपेयर करूं किसके साथ? निफ्टी 50 के साथ। तो पिछले 5 साल का अगर हम चार्ट खोल के देखें तो जो निफ्टी जो आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसका रिटर्न आ रहा है मात्र 28% और आपका जो निफ्टी 50 का रिटर्न आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है? 97%। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने लार्ज कैप स्टॉक में आपने एसआईपी की है या फिर म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में आपने एसआईपी की है तो आपके रिटर्न में कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों आपको भी पता चल गया होगा कि आपको अपने जो पैसे को है वो स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना है, ना कि आपको अपने पैसे को डिक्रीज़ करना है। देख सकते हैं आप यूनिलीवर का चार्ट अभी भी नीचे है और निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई जाते हुए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे पैसा इसमें कम होता जा रहा है, लॉन्ग टर्म में भी 5 साल कम नहीं होते। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो भाई क्राइटेरिया क्या है मल्टीबैगर फाइंड करने का, मीन्स जो हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग है वो कैसे की जाती है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कोई ऐसा स्टॉक आपको ढूंढना है जो इसके फंडामेंटल्स गुड हो, मतलब जिसका जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो। किसी भी सेक्टर का अगर आपको स्टॉक देखना है उसके फंडामेंटल्स कैसे देखे जाते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक उसका जो मैनेजमेंट है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उस कंपनी की जो ग्रोथ है वो आपको दिखनी चाहिए कि हाँ ये कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो उसके जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं उस कंपनी के, वो अच्छे होने चाहिए। उसमें और चीज़ें भी इंक्लूड की जा सकती हैं, जैसे कि उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए, तभी तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उस स्टॉक में होनी चाहिए, तब आप उसमें अपना पैसा लगा सकते हो। सेकंड है सबसे मेजर पॉइंट, स्टॉक का जो स्टॉक की जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री जो उस सेक्टर की जो ग्रोथ है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मान लो कोई अगर इंडस्ट्री है वो अगर 10% से ग्रो कर रही है तो जो स्टॉक है वो उसमें 15 से 18% की उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, तब हमें उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो स्टॉक का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए इंडस्ट्री के स्टॉक ग्रोथ रेट के मुकाबले। उसके बाद क्या है कि स्टॉक में जो है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उस स्टॉक को बाई करने की अपॉर्चुनिटी क्या है कि सपोज करो कि ये जो है हमारे स्टॉक का जो चार्ट चल रहा है, तो हमें उस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मींस हमारा जो स्टॉक है उसमें अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसमें कुछ डिस्काउंट होना चाहिए, तब हम उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तभी हमें उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पैसे को ग्रो करने की ज़्यादा से ज़्यादा। अदर एस्पेक्ट्स जो हैं अभी जो उस इंडस्ट्री में बैड सेंटीमेंट चल रहा है। कुछ एग्जांपल अभी भी देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो अभी अंडर वैल्यूड है और उसके जो स्टॉक्स हैं वो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उस सेक्टर में अभी क्या बना हुआ है? बैड सेंटीमेंट बना हुआ है। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने बता ही दिया कि जो स्टॉक है वो कुछ सर्टेन डिस्काउंट पे बाय करना चाहिए। कभी भी हमें स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब आप स्टॉक को डिस्काउंट पे बाय करते हैं
तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टॉक अगर फिर से अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तो आपको आपके जो रिटर्न है वो ऑप्टिमाइज होते हैं, आपको मैक्सिमम रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और अगर स्टॉक और भी गिर जाता है तो उसको आप एवरेज डाउन करके अपनी जो बाइंग प्राइस है उसको और नीचे ला सकते हो। और डिस्काउंट के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। सेक्टर जो आपका जो पैसा है उसको बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में जो इस साल का जो इस फाइनेंशियल ईयर की जो प्रॉफिट ग्रोथ आई है वो 14 से 15% की आई है। तो ये जो ग्रोथ है वो निफ्टी से भी ज़्यादा है। 15% की ग्रोथ अगर किसी सेक्टर में आ रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा है। और उसके जो स्टॉक्स में जो पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो ग्रोथ आएगी वो उससे भी ज़्यादा आएगी। मान सकता हूँ कि अभी जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड चल रहा है, लेकिन किसी भी इकॉनमी को आगे बढ़ने के लिए बैंकिंग सेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बैंक्स जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला सेक्टर चुना है और इसमें से एक पर्टिकुलर स्टॉक का भी नाम अभी आपको बताऊंगा और उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। उससे पहले चलते हैं कि हमारी जो निफ्टी 50 है उसमें जो बैंकिंग सेक्टर का कितना वेटेज है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने निफ्टी 50 का जो वेटेज है अलग अलग सेक्टर्स में वो खोल रखा है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल जो है उसमें हमारा जो वेटेज है वो लगभग 20% के बराबर है। और इसी में जो बैंकिंग सेक्टर में एनबीएफसीज भी आ सकती हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और अदर सेक्टर बैंक्स भी आ जाते हैं। तो वो लगभग 10% के आसपास है। तो टोटल जो है फाइनेंस सेक्टर में बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्शन में लगभग आपका 30 से 31% का जो है वो वेटेज देखने को मिल सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी जो बैंकिंग सेक्टर है वो अंडर वैल्यूड चल रहा है। उसके जो स्टॉक्स हैं वो भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं।